एनडीए और इंडिया के बीच उन दलों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता जो किसी गुट का अभी तक हिस्सा नहीं है। लोकसभा चुनाव में इनकी अहम भूमिका है। अभी इन दलों को लेकर भी एनडीए या इंडिया में रणनीति बन रही है और इसी पर आज की चर्चा है। हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। और हमारे साथ फैजल खान है, नेता बिहार से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निरंजन पोद्दार जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ, विषय को थोड़ा समझ लेते हैं। निरंजन जी, दो गठबंधन तो सामने आ चुके हैं, एक इंडिया और एक एनडीए। लगभग तस्वीरें साफ है। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव आते आते इसमें कौन किस पाले में जाएगा वो तो वहाँ के वो मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि राजनीति के भी मौसम वैज्ञानिक आजकल बड़े सक्रिय हो जाते हैं जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे दल ऐसे हैं जो अभी कहीं नहीं हैं, चाहे वो बसपा की बात करें, बीआरएस की बात करें, अकालियों की बात करें, बीजू जनता दल की बात करें, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या तीसरे मोर्चे की जो बार बार बात होती आई है वो दिख सकता है? क्या तीसरा मोर्चा सक्रिय हो सकता है, या फिर वही वाली बात रहेगी कि बहुत सारे दल अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए संजय जी, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि जो दल किसी भी मोर्चे में नहीं जा रहे हैं वो दल कदाचित इस बात को समझते हैं कि ये जो मोर्चेबंदी है ये चुनाव बाद तो कामयाब हो सकती है या सफल हो सकती है, लेकिन चुनाव से पहले इसकी कोई बहुत विशेष सार्थकता रहती नहीं है। क्योंकि मैं ये बार बार एक बात कहता हूं कि अगर आपका खूंटा मजबूत है, यानी कि एक पार्टी का कम से कम इतना दबदबा है। आज अगर मान लीजिए हम बात करें जो अभी तथाकथित इंडिया जो मोर्चा बना है, अगर वो उस मोर्चे के अंदर कांग्रेस मान लीजिए 200 सीटों के ऊपर अगर दावेदारी करती है, 200 सीटें जीतने का दम भरती है, तब तो कहीं जाकर के उस मोर्चे की सार्थकता कुछ मानी जा सकती है। अन्यथा संजय जी, सीधी सी बात आपको मैं बताऊं कि भाई सीधी आप ये मान के चलिए, उस दल के अंदर चाहे ममता बनर्जी हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हैं, चाहे उसके अंदर अखिलेश यादव जी हैं, यानी कि तमाम जो उसके अंदर शरद पवार जी हैं, या जो भी जितने बड़े नाम हैं, वहां पे सारे के सारे छत्रप हैं, सारे के सारे एक दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने के अंदर कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए किंतु परंतु रहेगी, कोताही बरतेगी। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मोर्चा बना है वो मोर्चा अपने अपने प्रदेशों के अंदर तो मजबूत है, लेकिन दूसरे प्रदेश के अंदर वो सारा का सारा एक प्रदेशों का जो क्षेत्रीय राजनीति है उसका लेकर के मोर्चा बना है। लेकिन उसके अंदर समस्या क्या आती है गोस्वामी जी, वो आपने देखा होगा कि जिस दिन इंडिया नाम धरा उसी दिन, उसी मीटिंग के 1 घंटे बाद में सीताराम येचुरी जी ने क्या बोल दिया, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हम ममता बनर्जी के साथ मिलकर के कभी भी चुनाव लड़ना नहीं चाहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे वैसे वैसे अखिलेश जी चाहेंगे कि कांग्रेस या गठबंधन का कोई भी दल हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सेंधमारी ना करे। ऐसे ही राजस्थान कांग्रेस चाहेगी कि राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी सेंधमारी ना करे। ऐसे ही जो क्षेत्रीय दल है वो चाहेंगे या कि भाई हमारे राज्य के अंदर कोई दूसरा क्षेत्र सेंधमारी ना करे। पर निरंजन जी, वो तो कह रहे हैं कि हम तो राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा बना रहे हैं, वो तो लोकसभा की बात कर रहे हैं, राज्यों की बात ही नहीं कर रहे वो। देखिए ऐसा है संजय गिरी जी, आप एक चीज को समझिए कि जब सन 1989 के अंदर वीपी सिंह जी के नेतृत्व के अंदर जब गठबंधन बना था, एक ऐसा ही मोर्चा बना था जिसको जो केवल और केवल कांग्रेस को हराना जिनका मकसद था। लेकिन उसके अंदर आपने देखा होगा कि चुनाव जो लड़ा गया था वो चक्र के निशान के ऊपर लड़ा गया था, यानी कि एक नया दल बनाया गया था जिसका नाम था जनता दल, और उसी के अंदर तमाम सारी पार्टियां उसके अंदर उसी के चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ने गई थी, एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। तो आज की तारीख में क्या हो रहा है, आज की तारीख में अगर ये वैसा ही कोई एक दल बनाते हैं, उसी दल में सारे के सारे अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं, तब तो मैं इस बात की सार्थकता मान सकता हूं कि भाई उसके अंदर बैठ करके एक जगह टिकटों का बंटवारा होगा। अन्यथा मुझे एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी क्या ये नहीं चाहेगी कि वो पंजाब और दिल्ली से बढ़ करके अपनी राजनीति पूरे देश के लेवल के ऊपर लेके जाए? अगर आम आदमी बिल्कुल, और राष्ट्रीय पार्टी भी हो गई है वो अभी। मैं
कंप्लीट कर दूं, आम आदमी पार्टी चाहेगी कि राजस्थान में भी हमें 2-4 सीटें मिले। कांग्रेस सेक्रीफाइस क्यों करेगी? कांग्रेस कहेगी यहाँ तो आपका कोई जनाधारी नहीं है, आप हमारे में सेंधमारी क्यों कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी चाहेगी कि गुजरात में भी हमें 2-4-5 सीटें आप दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहां आकर के इनका कौन सा संगठन ऐसा है, कौन सा दल ऐसा है कि जो इस चीज के लिए त्याग करेगा, इस चीज के लिए बलिदान करेगा। एक ले दे करके मुझे कांग्रेस नजर आती है कि जो इस चीज के लिए सैक्रिफाइस मोड पे है, लेकिन उसको ये चीज भी देखनी पड़ेगी, ऐसा ही सैक्रिफाइस करते करते वो 28 में से आज की तारीख में 20 प्रदेशों के अंदर चौथे या तीसरे या 5वें नंबर के ऊपर खिसक करके खड़ी हो गई। यानी कि उत्तर प्रदेश में आती है तो उसको साइकिल के कैरियर पे बैठना पड़ता है। अगर वो मान लीजिए बिहार में जाती है तो बिहार में उसको तीर कहूं या लालटेन के पीछे खड़ा रहना पड़ता है। अगर वो बंगाल में, तो मान लीजिए मुझे लगता नहीं कि ममता बनर्जी, और क्योंकि जिस तरीके से निरंजन जी आप ये कह रहे हैं कि शायद यही कारण है जो अभी तक और जो दल हैं वो साथ नहीं आ रहे, ना वो बीजेपी के साथ आना चाह रहे और ना वो कांग्रेस के साथ आना चाह रहे। उनको कुछ सार्थकता नजर नहीं आ रही ना, इसलिए वो अपनी राजनीति को खड़ा कर रहे हैं। बीआरएस चाह रही है कि भाई हमारा तेलंगाना के अंदर हम मजबूत है, तेलंगाना में हम दूसरे को शेयर क्यों दें, हम यहां सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे। ऐसे ही बीजेडी के जो नवीन पटनायक जी हैं वो ये चाहते हैं कि भाई मैं तो, मेरा उड़ीसा के अंदर मैंने अपनी जनता से कनेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी आए या कांग्रेस आए मैं उससे मुकाबला करूंगा, मुझे क्या आवश्यकता है किसी को कुछ, मुझे क्या आवश्यकता है। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें हैं। चलिए निरंजन जी देखिए, बड़ा साफ सा है, बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाती हैं जब चीज़ें पता लगती हैं। कहीं ना कहीं दिक्कतें वही हैं कि किस तरीके से अपने राज्य को संभाला जाए। और जो उपाध्याय जी कह रहे हैं मैं उससे बड़ा सहमत भी हूं कि अभी चुनाव होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश है और आपका राजस्थान है और तेलंगाना के अंदर है, और बड़े महत्वपूर्ण ये चुनाव है। शायद इसके बाद जो गठबंधन के आकार हैं वो चेंज हो जाएं दोनों तरफ। क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से संजय जी मैं इस बात से सहमत हूं, बल्कि मैं तो एक बात और कहूंगा कि आपको ये जो इंडिया गठबंधन है इसका आकार आपको अभी ये जो मानसून सत्र है इसके बाद में आपको इसको बदलता हुआ दिखेगा। क्योंकि आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की जो रणनीतिकार है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी कहूं या उनके जो सलाहकार कहूं, उनकी राजनीति आप देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल में वो राजनीति करते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया के साथ मिलकर के कहीं गठबंधन करेंगे, और अगर करेंगे तो आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं संकुचित करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी इंडिया में केवल ये जो मानसून सत्र है या यूं कहें कि जो दिल्ली अध्यादेश है वहां तक केवल अरविंद केजरीवाल जी इंडिया के साथ है। उसके बाद में एक ए तो हट जाएगा, यानी कि एपी की जगह ए इंडिया में से निकल जाएगा। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि एक फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो तीसरे मोर्चे की क्वैद कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि बीजेपी के साथ तो उन्हें जाना नहीं है, तो ऐसे में वो एक नया मोर्चे की तरफ भी जा सकते हैं, और अभी बहुत सारे गठबंधन पड़े हुए हैं। देखिए संजय जी मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से अपनी राजनीति को जमाया है, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का सीधा सा गणित है। आप देखेंगे अगर अभी तक के उनके इतिहास पे आप नजर डालेंगे तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी कांग्रेस टक्कर में है, अरविंद केजरीवाल जी वहां पे ज्यादा ताकत लगा रहे हैं। चाहे बात करें गुजरात की, चाहे बात करें हरियाणा की, चाहे बात करें हिमाचल की। हिमाचल में तो खैर सत्येंद्र जैन जी के जेल जाने के बाद में वो वहां सत्येंद्र जैन जी वहां के प्रभारी थे, शुरुआत में उन्होंने वहां ताकत लगाई थी, लेकिन सत्येंद्र जैन जी के जेल जाने की वजह से हिमाचल इन्होंने लूज कर दिया था। लेकिन जहां जहां आप देखेंगे अब राजस्थान के अंदर वो बात कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। और एक चीज और आपने देखी होगी, जब कांग्रेस जिस तरीके की बातें कर रही थी, केजरीवाल जी ने स्पष्ट कहा था कि भाई आप जो है पंजाब और दिल्ली छोड़ दो, हम राजस्थान और मध्य प्रदेश छोड़ देंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि केजरीवाल जी को सीधा सा पता है। आज आप एक ये चीज समझिए संजय जी कि हिंदुस्तान के अंदर दो प्रकार के वोट हो गए, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, एक प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी। अरविंद केजरीवाल जी को पता है कि जो प्रो बीजेपी वोट है उनके अंदर उनको बहुत बड़ा हिस्सा नहीं मिलने वाला। उनको अपनी राजनीति कहीं जमानी है तो एंटी बीजेपी वोटों के ऊपर धावा बोलकर के जमाई जा सकती है। और एंटी बीजेपी में भी उनको यह पता है क्षेत्रीय पार्टियों से पार पाना अरविंद केजरीवाल जी के लिए उतना आसान नहीं है जितना कांग्रेस से पार पाना। और रही बात जिस तरीके से अभी कांग्रेस की बात बता रहे थे, एक चीज और बताऊं मैं आपको, देखिए कांग्रेस मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा गठबंधन बना रही है, आगे जाकर के क्या करेगी। क्योंकि
इतने विरोधाभास है बंगाल के अंदर। उनके जो वहां के प्रदेश के अध्यक्ष हैं या जो प्रदेश के जो कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी, वो लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते जा रहे हैं इंडिया बनने के बावजूद। अब मुझे बताइए, वैसे तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी विरोध में है, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष भी विरोध में है। उन्होंने तो कम से कम अपना स्वर नरम किया है। दूसरी बात आपको मैं पूछना चाह रहा हूं संजय जी, मुझे एक बात बताइए, जब केरला के अंदर कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए जाएगी तो वहां पे तो उनका सीधा सीधा मुकाबला वामपंथियों के साथ है, तो वो वहां पे क्या विपक्षहीन चुनाव होगा केरला के अंदर? और अगर पंजाब में चुनाव लड़ने जाएगी तो पंजाब में कांग्रेस का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ है, वहां तो बीजेपी 8-10% के ऊपर बीजेपी का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो गुत्थियां उलझी हुई है, ये गुत्थियां कैसे सुलझाएंगे? वहां पे कौन आदमी अपना आत्मदाह या आत्महत्या करने की राजनीतिक रूप से आत्महत्या करेगा, या कौन आदमी किसी दूसरे को? और देखिए एक चीज और बताऊं संजय जी, राजनीति का सीधा सा फलसफा है, राजनीति किसी कोई समाज ऐसा नहीं, कोई एनजीओ है, राजनीति का सीधा सा फलसफा है, जिस व्यक्ति को अपना राजनीतिक लाभ जिस चीज में लगता है वो उसी के साथ जाने का प्रयास करता है, वो उसी थ्योरी पे आगे काम करने की कोशिश करता है। अच्छा निरंजन जी, आपको नहीं लगता कि इन लोगों को छोड़ा जाएगा क्या? अगर हम देखें अकाली दल, क्या उसके बिना पंजाब के अंदर कोई गठबंधन बन सकता है? क्योंकि अकाली ऐसा नहीं है कि ठीक है इस बार नहीं आए तो वो मजबूत नहीं है, या बसपा की मैं बात कर लूं, उसके अलावा जो रेड्डी है जगन मोहन रेड्डी, वहां उनके बिना क्या कोई स्थिति बन सकती है? तो ऐसे में उन लोगों को भी गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए प्रयास तो होंगे ही, या उन्हें खुला छोड़ दिया जाएगा कि भाई ठीक है आप लोग भी लड़िए और हम भी लड़ रहे हैं? देखिए संजय जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जो अकाली दल की आप बात कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों का थोड़ा सा अलग अलग विश्लेषण है। अकाली दल की बात कर रहे हैं तो अकाली दल को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है पंजाब विधानसभा चुनावों के बाद में कि भाई बिना भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए हुए केवल अकाली दल की पंजाब में इतनी स्वीकारोक्ति नहीं है कि वो वहां के सत्ता के शीर्ष पे पहुंच सके। इसलिए आपने देखा होगा अभी बहुत ज्यादा चर्चाएं चली कि भाई ये सुखबीर बादल वहां विदेश से बीच में अपना दौरा छोड़ करके आए और पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कहीं ना कहीं वो चीजें लाइजनिंग अभी भी चल रही है और वो बहुत जल्द हो सकता है आपको परिणाम में तब्दील हो। एक आपने देखा होगा कि जैसे अभी आरएलडी की बात करें, जयंत चौधरी जी की बात करें, उनकी भी अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन नकारा उन्होंने अभी तक भी पूर्ण रूप से नहीं है। और रही बात जगन मोहन रेड्डी की बात करूं या बीजेडी की बात करूं या वहां पे तेलंगाना में केसीआर साहब की बात करूं, तो देखिए संजय जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जगन बाबू ने अपनी राजनीति को अपने दम के ऊपर खड़ा किया है, कांग्रेस से लड़ करके खड़ा किया है, और उनको ये चीज का पता है कि भाई मैं अपनी जनता से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति को धरातल से पकड़ा हुआ है और उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि केंद्र में किसकी सत्ता आएगी किसकी सत्ता नहीं आएगी। वो केवल और केवल अपने राज्य की और अपनी राजनीति को बचाने के या अपनी राजनीति को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। उधर बात करें बीजेडी की, बीजेडी के अंदर भी आपने देखा होगा कि लगातार लगभग 22, 24, 25 वर्षों से जो पटनायक बाबू हैं वो आप ये देखेंगे कि अपनी उड़ीसा के अंदर मस्त है, उनको केंद्र में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है या किसको प्रधानमंत्री पद से हटाना है, उनको इस राजनीति से कोई लेना देना। ये तो जो कोई कुछ नीतीश बाबू जैसे या समझ लीजिए कुछ जो चूहलबाजी जो राजनीति के अंदर समझता है, और जिसको वास्तविक रूप से आप कहेंगे तो जिसको अपनी राजनीति की इतनी कोई जिन्होंने कोई जिसको कहते हैं ना बाप ने मारी मेंढ की बेटा तीरंदाज, यानी कि बात सीधी सी बात करूं, अखिलेश जी की उत्तर प्रदेश में बात करूं तो 2012 का चुनाव मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में इन्होंने लड़ा था, और उसके बाद में बताइए अखिलेश जी ने कौन सा बड़ा चुनाव जीता? एक दो छुटपुटी ये जो मध्यावधि चुनाव है, इनके ये जो बाई इलेक्शन होते हैं, इनके अंदर एक दो सीटें इन्होंने निकाली, नहीं तो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं और बात कर रहे हैं केंद्र के अंदर बेदखल करने की। अगर हम बात करें इसी तरीके से कई दल ऐसे हैं, नीतीश कुमार जी 115 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे बैठ करके चुनाव लड़े और अपनी 43 सीटें लेकर के आए, यानी कि कहने का मतलब 43 पास मार्क्स से वो खाली अपना उन्होंने नैया पार लगाई। अब वो वहां पे तेजस्वी यादव की बात करूं या कांग्रेस के रथ पे बैठ करके अपनी राजनीति, तो कहने का तात्पर्य है कि जो लोग जो उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित नहीं हो सके वो आज मंगल के चक्कर काट रहे हैं, ये वैसी स्थिति है संजय जी। पोद्दार जी जल्दी से अपनी एक टिप्पणी रख दीजिए जी। संजय जी, पहली बात तो आपने जो तीसरे मोर्चे की बात कही, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से भी उपाध्याय जी कह रहे थे, जिनकी अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत है उनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 2024 के अंदर जैसे ही अप्रैल मई के अंदर चुनाव आहूत होंगे उससे पहले कम से कम 6 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है, और उनमें से 4 राज्य ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस
सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी के साथ फाइट में है। और मेरे को ऐसा लगता है कि उससे पहले शायद कांग्रेस के अंदर ही आपको बहुत बड़ी घमासान देखने को मिले, जिस तरीके से राजस्थान में देख रहे हैं कि चलिए वो तो एक समय बताएगा, क्योंकि निरंजन जी वो तो आने वाला समय बताएगा कि घमासान कहां होंगे, क्योंकि घमासान चुनाव में हर दल में होता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी उससे अछूती है, वहां भी घमासान पूरा होता है। और राजनीति में घमासान ना हो तो वो राजनीति कैसे। आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।